अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी को आखिरी दोनों मैचेस में आराम देने का फैसला किया है। ये याद रहे कि ये जो 5 मैचेस की सीरीज़ है ये 1-1 से बराबर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े अरसे के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एजाज़ अहमद साहब हमारे साथ हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ये जो हम ये सीरीज़ खेल रहे हैं, हमारी तैयारी की सीरीज़ थी। एक मैच बारिश की नज़र हो गया, एक हम बहुत अच्छी तरीके से जीते और एक हम हार गए जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि सही भी है कि सामने टीम बहुत ही कमज़ोर थी, इनएक्सपीरियंस थी, हारना नहीं चाहिए था। तो क्या अब पैनिक बटन दब गया है या अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं? वक्त तो हमारे पास ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि अब जून में तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जो मैच पाकिस्तान हारा है उसमें जो ड्यू फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। और फील्डिंग में आपने देखा जिस तरह कैच ड्रॉप हुआ नसीम शाह से, वो बड़ा डोली कैच था। अगर वो उसके अलावा भी 1-2 चांस उसको मिले तो जब आप किसी भी अच्छे प्लेयर को एक चांस देते हैं या उसका कैच ड्रॉप करते हैं तो उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। लेकिन जो मैच पाकिस्तान हारा है उसकी मेन रीज़न जो है वो थी जो ड्यू फैक्टर था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्यू पड़ी थी और उसमें फिर बॉल आपके हाथ में ग्रिप नहीं करता, स्विंग नहीं होता। इसी तरह जैसे आप सिमेंटेड पिच के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं और सीधा सीधा बॉल आता है और फिर बैट्समैन के लिए बड़ी आसानी होती है उसको शॉट्स खेलना या हिटिंग। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्वियसली बड़ा वैलिड है। साथ साथ हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी पिंडी की पिच को देखते हुए वो कुछ खास नहीं थी। अब इशू ये है कि बैटिंग पोजीशन का अब तक तयन नहीं हो पा रहा है और ये कौन फैसला करेगा, कप्तान या मैनेजमेंट? और अब खुद देखते हैं, आए दिन प्लेयर्स कह रहे होते हैं इस नंबर पे नहीं खेलना चाहते या हम इस नंबर पे खेलना प्रेफर करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये चीज़ तो जो है वो अपने टीम की खातर खेलना है और जो भी नंबर आपको दिया जाता है आपने उस पर बैटिंग जाके करनी है, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट है वो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे ये सैम अयूब अभी टीम में आए हैं तो उसके आने से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर हुआ, क्योंकि पास में जो बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट उस तरह रेट नहीं किया जाता जैसे T20 क्रिकेट में होता है। तो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने जो है वो दोनों लड़कों ने 50 किए और उसका स्ट्राइक रेट था 100 या 105 या 110, ये स्ट्राइक रेट था। लेकिन पावर प्ले में ये स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि T20 क्रिकेट है ही जो आपका पावर प्ले है उसके अंदर आपने अगर अच्छा आपको स्टार्ट मिल गया तो फिर आपके लिए आगे इजी सिचुएशन हो जाती है, या तो पहले पावर प्ले जो 6 ओवर का है या फिर आखिरी 6 ओवर। जी बिल्कुल, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की स्ट्राइक रेट के हवाले से और यही एक बड़ा मसला रहा है और अब तक हमें अपने टॉप 3 का ही पता नहीं है। अगर वो पता चल जाए तो एक आसानी हो जाएगी। और फ़खर जमान के हवाले से क्या समझते हैं आप, क्या उनको भी इस ऑप्शन में रखना चाहिए? जो है वो टीम में होना चाहिए और उसका स्ट्राइक रेट जो है वो आपको आपने देखा वो उसके हाथों में जान भी इतनी है, वो ऐसे करता है और काफ़ी बड़े छक्के जो है ना उसने हमने देखने को मिले हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको टॉप 3 में लेके आना चाहिए। अगर ये जैसे ना मैंने पहले बात की है तो अगर उसको पहले खिलाया जाता, ओपन पे पहले आता बाबर आजम के साथ या रिजवान के साथ तो सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन हमें फेस करना पड़ा जब ये स्ट्राइक दोनों 50 कर लेते थे और उसके बाद जो नया बैट्समैन अंदर आता था उसको 12 की 13 की एवरेज फेस करनी पड़ती थी। तो वहाँ पे जब बैट्समैन सेट नहीं है तो उसको मुश्किल होती है 12 से 13 की एवरेज को कम्पीट। अच्छा, ये सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और उसके लिए कोच का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आपसे मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या आप समझते हैं कोचेस जो होने चाहिए वो मुल्की होने चाहिए कि गैर मुल्की होने चाहिए?
अब जो बात है फॉरेन कोचेस भी यहाँ पे आते हैं और अपने भी हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है या हमारा जो एजुकेशन का बैरियर है, इसमें जो है वो गोरे की बात किस तरह समझ आएगी। गोरा जो है वो उस तरह बात नहीं समझा सकता। और गोरा हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो रिस्पेक्ट लेवल है सीनियर्स का, वो बड़ा मैटर करता है। जब कोई भी प्लेयर जूनियर प्लेयर जो है वो हमारे सीनियर की उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और कई आदि चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इसमें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक रिस्पेक्ट लेवल आ जाता है आपका। जिस तरह सिंपल मिसाल देता हूँ, अभी हफीज़ जो है वो उसको कोच बना दिया गया और हफीज़ उन्हीं लड़कों के साथ खेलता था, उन्हीं का कोच बन गया। तो वो रिस्पेक्ट लेवल उस तरह नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हमेशा पीछे मिसबा ने भी किया, मिसबा भी कोच बना तो वो भी उन लड़कों के साथ खेलता था। तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपको, जब क्रिकेट छोड़िए आपने 4 से 5 साल का गैप डालें और उसके बाद फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, ग्रॉस रूट पे जाएं, वहाँ पे जाके कोचें। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। इजाज़ साहब हमारे साथ ही हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और इजाज़ अहमद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं, उनसे बात हो रही है इस सीरीज़ के हवाले से और जो हम तैयारियां वर्ल्ड कप के हवाले से कर रहे हैं उस पर बात हो रही है। इजाज़ साहब आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा और सवाल ये है कि आमिर की वापसी को आप कैसा देख रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तक तो खैर एक ही मैच मिला है उनको, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनके आने के बाद शाहीन का बॉलिंग लीड करना वो कैसा है? नहीं, मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी जो है वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। ठीक है, वो कप्तानी भी उसने की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको अपनी कंसंट्रेशन जो है वो बॉलिंग की तरफ रखनी चाहिए और उसे एज ए बॉलर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर भी रहा है और आगे फ्यूचर में वो करेगा भी। और मोहम्मद आमिर का जो गैप है 9 साल का, 5 साल तो उस पे पाबंदी रही है और 4 साल उसको रिटायरमेंट दिए हो गए हैं। तो किसी भी फास्ट बॉलर के लिए 9 साल का गैप जो है ना, इसको कवर अप करना, और वो हमारे हाथ से निकला वो बच्चा अंडर 16 था हमारे पास जब आया था, वो अंडर 19 के टूर्स उसने मेरे साथ किए। तो वो फिटनेस वाइज वो पहले लैग करता था, और अगर उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी थी और ये डिसाइड कर दिया कि मैं लीग्स वगैरह में जाके खेलूँगा, करने मैंने 4 ओवर ही हैं, तो वो इसीलिए रिटायरमेंट उसने दी, छोड़ी, क्योंकि उसका फिटनेस लेवल उसके साथ compete नहीं कर रहा था। ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना कितना ज़रूरी है। और जब अजहर महमूद से ये सवाल किया तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तारीफ़ की आमिर जमाल की, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो अब आप उनको देखते हैं वर्ल्ड कप में टीम में आते हुए? इस तरह की नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली, मैं ही उसका सपोर्टर हूँ, मैंने उसको, मैं जब हेड कोच था नॉर्दर्न पंजाब का, तो वो एक ही लड़के के ऊपर मैंने क्योंकि उस वक्त हेड कोच जो है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी भी होती थी, तो मैंने वो जोर लगा के उसको उस वक्त उसके ऊपर स्टैंड लिया, और उसने वो स्टेटमेंट भी दी है ऑस्ट्रेलिया में जब उसने परफॉर्मेंस की है, कि उसने बोला कि एजाज़ जो है ना वो मेरे लिए उसने मुझे स्टैंड किया, और जब भी मुझे मिलता है तो उसने मेरा शुक्रिया अदा करता है वो कि इनिशिएटिव आपने लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी देखने वाली आँख जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो कि प्लेयर को पिक करना। और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन प्लेयर्स को हम देखते रहे, टॉप प्लेयर्स को, जिसमें वेबर रिचर्ड है, जिसमें ग्रेनिज है, डेजमंड हेन्स है, और इस तरह के बेशुमार ऐसे, पॉन्टिंग है, मार्क वो है, स्टीव वो है, बेशुमार प्लेयर्स ऐसे हैं। जैसे ही हमें उस लेवल का कोई पोटेंशियल नज़र आता है तो हम स्ट्रेट में उस लड़के को पिक कर लेते। अच्छा, वक्त कम है, मैं चाहूँगा इजाज़ साहब जाने से पहले एक बाबर और शाहीन की कप्तानी का अगर मुवाजना कर दें, बाबर को दोबारा लगाना और शाहीन को इतनी जल्दी हटाना, क्या कहेंगे?
समझता हूँ अगर ये मैं नहीं, अगर आप भी इसको एनालिसिस आप करें